क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आज आप घड़िए न पहन के आए हो। घड़ी वो लड़का का मिल गया था जिसका खोया था, मिल गया था क्लासरूम में था, क्लासरूम में था। चलिए आज घड़िए न पहन के आए। आइए पश्चिमी विक्षोभ से भारत के राजस्थान में होने वाली वर्षा क्या कल? मावट। जम्मू कश्मीर में हिम मानसून से ठीक पहले होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? आम्र वर्षा। आम की खेती। आम्र वर्षा केरल और फूलों वाली बौछार कौन है? कहवा ना। लू पवन भारत के किस क्षेत्र में? उत्तरी भारत ना। गर्मी के दिनों में पश्चिम बंगाल में बहने वाली गर्म हवा काल। असम में बोर्डो। काल बैसाखी पवन से होने वाला वर्षा किस किस फसल के लिए उपयोगी होता है? चाय पटसन। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? मासिनराम। भारत में सबसे कम वर्षा लेह। वर्षा को मापने वाला यंत्र रेन। भारत का औसत वार्षिक वर्षा 125। भारत का सबसे गर्म स्थान राजस्थान के बीकानेर का बिड़ियावली। सबसे ठंडा स्थान लद्दाख का द्रास। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? किस पर्वत के कारण भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी के कारण वर्षा होती? हिमालय पर्वत। कौन पर्वत? पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के भार को वायु अचानक गिरना, आंधी धीरे धीरे नीचे गिरना, वर्षा वायुदाब के माप बैरो धीरे धीरे ऊपर। मौसम गर्म क्षेत्र में किस प्रकार की वायु? निम्न ना। और ठंडा क्षेत्र में? ठंडा क्षेत्र में उच्च ना। चलिए आ जाइए, समझिए। देखिए आगे जो है हेडिंग मरवाए हुए थे, हमको लगता है भारतीय जलवायु पर एल नीनो और लानिनो जलधारा का। तो देखिए सुनिए समझिए। एल नीनो लानिनो एल नीनो और लानिनो है। हल्ला मत कीजिए। अब आइए ना, समझिए ना अब क्या इधर उधर कर रहे हैं। देखिए एक तो ये दोनों जलधारा है, वाटर करेंट है, वाटर करेंट है, जलधारा है। अब कहिएगा जलधारा क्या होता है, तो आगे अभी ही हम आपको बताएंगे जलधारा क्या होता है। लेकिन आप इस बात को जानिए कि एल नीनो प्रशांत महासागर में चलने वाली एक गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति 4-5 वर्ष के अंतराल पर होता है। 4-5 वर्ष के अंतराल पर होता है। और जब एल नीनो धारा की उत्पत्ति होती है तो इसका भारतीय मानसून पर, भारतीय जलवायु पर प्रभाव यह पड़ता है कि एल नीनो धारा की उत्पत्ति होने से
भारत में मानसून का आगमन देरी से होता है। भारत में मानसून का आगमन देरी से होता है। भारत में मानसून का आगमन देरी से होता है मतलब सामान्य तौर पर मानसून जून के प्रथम सप्ताह में आ जाता है। सामान्य तौर पर मानसून की उत्पत्ति जून के प्रथम सप्ताह में हो जाती है। लेकिन अगर एल नीनो की उत्पत्ति होती है तो फिर जून के प्रथम सप्ताह के बदले लगभग 15-20 जून के आसपास मानसून का आगमन हो पाता है या फिर जून के अंतिम सप्ताह में जाकर मानसून का आगमन हो पाता है। इस बात को आप समझिएगा। और एल नीनो धारा के उत्पत्ति होने से मानसून में जो देरी होता है 5 से 15 दिन तक का देरी होता है। 5 से 15 दिन तक का देरी होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होना है तो उसमें कम से कम 10 दिन जोड़ दीजिए। और जब 10 दिन जोड़ देंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जून का प्रथम सप्ताह 10 दिन और जोड़ दीजिएगा तो लगभग 17, 18, 20 हो जाएगा। तो लगभग 5 से 15 दिन की देरी से मानसून का आगमन होता है। और मानसून अगर देर से आता है, होता यह है कि मानसून के देरी करने से जो है फिर वर्षा मौसम खत्म हो जाता है, वर्षा होना बंद हो जाता है और फिर जो है आपको भारत में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो एल नीनो के आगमन से जो है भारत में सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। भारत में सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। वहीं अगर लानिनो की हम लोग बात करें तो लानिनो भी प्रशांत महासागर की ही जलधारा है। प्रशांत महासागर की जलधारा है और लानिनो एक प्रकार का ठंडी जलधारा है। लानिनो जो है आपको ठंडी जलधारा है और लानिनो के उत्पत्ति होने से जो है काफी ज्यादा वर्षा होता है भारत में। भारत में काफी ज्यादा वर्षा होता है और भारत में जब काफी ज्यादा वर्षा होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अभी के लिए आप सीधे सीधे इस बात को याद रखिएगा कि एल नीनो के उत्पत्ति होने से भारत में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है और लानिनो के उत्पत्ति होने से जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे जो है आप जलधारा को समझेंगे तब जाकर के ये बात जो है आपको स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी क्लियर कट वे में जो बात हम आपको बोले हैं कि एल नीनो के उत्पत्ति होने से भारत में सूखा की स्थिति और लानिनो की उत्पत्ति होने से भारत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, सिर्फ इतना याद रखिएगा। और एल नीनो के विषय में कहा जाता है कि इसकी जब उत्पत्ति होती है 4-5 बरस के अंतराल पर होती है और 4-5 बरस के अंतराल पर जब इसकी उत्पत्ति होती है तो इसकी उत्पत्ति विशेष तौर पर क्रिसमस के आसपास होता है। क्रिसमस और क्रिसमस जो है आपको 25 दिसंबर तो क्रिसमस के आसपास जो है इसकी उत्पत्ति होती है और इसका अर्थ होता है बालक ईसा। समझ गए? इसका अर्थ क्या होता है? बालक ईसा। बालक ईसा होता है। वही एल नीनो को बालक ईसा कहा गया है तथा लानिनो की बात करें तो इसे ईसा की छोटी बहन कहा गया है। इसे जो है लानिनो को जो है ईसा की छोटी बहन, बालक ईसा की छोटी बहन कहा गया है। छोटी बहन कहा गया है। समझ गए? तो अभी आप इसको याद रखिएगा। आगे जो है हम आपको यहीं पर जलधारा बताएंगे, वाटर करंट बताएंगे। क्या होता है वाटर करंट आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है आप 2 कॉलम बनाइए। ठीक है, 2 कॉलम बनाइए। जो हेडिंग आप मारे हुए हैं वहां पर जो है आप 2 कॉलम बनाइए। एक में लिखिए एल नीनो और दूसरे में लिखिए लानिनो। एक में लिखिए एल नीनो और दूसरे में लिखिए लानिनो। एक में लिखिए एल नीनो, दूसरे में लिखिए लानिनो। एल नीनो में लिखिएगा यह प्रशांत महासागर में चलने वाली एक गर्म जलधारा है। यह प्रशांत महासागर में चलने वाली एक गर्म जलधारा है। यह प्रशांत महासागर में चलने वाली एक गर्म जलधारा है। फुल स्टॉप। इसकी उत्पत्ति
सामान्यतः, इसकी उत्पत्ति सामान्यतः 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 4-5 वर्ष के अंतराल पर 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 क्रिसमस के आसपास 4-5 वर्ष के अंतराल पर क्रिसमस के आसपास क्रिसमस के आसपास क्रिसमस के आसपास क्रिसमस के आसपास होता है। इसके उत्पत्ति होने से इसके उत्पत्ति होने से भारत में मानसून का आगमन देरी से हो। भारत में मानसून का आगमन 5 से 15 दिन भारत में मानसून का आगमन 5 से 15 दिन की देरी से होता है। भारत में मानसून का आगमन 5 से 15 दिन भारत में मानसून का आगमन 5 से 15 दिन की देरी से होता है। भारत में मानसून का आगमन 5 से 15 दिन की देरी से होता है। भारत में मानसून का आगमन 5 से 15 दिन की देरी से होता है। फुल स्टॉप। इसका प्रभाव उसी में इसका प्रभाव भारतीय जलवायु पर इसका प्रभाव भारतीय जलवायु पर यह पड़ता है कि इसका प्रभाव भारतीय जलवायु पर यह पड़ता है कि भारत में सूखा की स्थिति भारत में सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब लानिनो में लिखिएगा। लानिनो में यह प्रशांत महासागर में चलने वाली यह प्रशांत महासागर में चलने वाली यह प्रशांत महासागर में चलने वाली एक ठंडी जलधारा है। यह प्रशांत महासागर में चलने वाली एक ठंडी जलधारा है। इसका प्रभाव भारतीय जलवायु पर यह पड़ता है कि इसका प्रभाव भारतीय जलवायु पर यह पड़ता है कि इसका प्रभाव भारतीय जलवायु पर यह पड़ता है कि इसका प्रभाव भारतीय जलवायु पर यह पड़ता है कि इसके उत्पत्ति होने से इसकी उत्पत्ति होने से भारत में इसकी उत्पत्ति होने से भारत में काफी अधिक वर्षा होता है। काफी अधिक वर्षा होता है जिससे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। जिससे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। चलिए अब नीचे से
नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा, नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा, नोट देकर के लिखिएगा। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा होता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा होता है, तो वहीं लानिनो को बालक ईसा का छोटी बहन माना गया है। तो वहीं लानिनो को बालक ईसा का छोटी बहन माना गया है। तो वहीं लानिनो को बालक ईसा का छोटी बहन माना गया है। क्या क्या कमेंट ये सब करते रहता है वो, ऐसे ही कुछ हो है, फालतू कमेंट करते रहता है, पढ़ता उड़ता ना है। कुछ लोग जो है ना जानते हैं, ऑनलाइन जो लोग क्लास करता है वो खाली कमेंटे करते रहता है, और जो कमेंट करते रहता है ना उसका रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, वो ऐसे ही जीवन भर कमेंटे करते रह जाएगा। बता रहे हैं, लिखा रहे हैं, वो नहीं लिखेगा। चलिए अब समझिए, यहीं पर जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक जलधारा को यहीं पर क्लियर करेंगे हम लोग। इंडियन ज्योग्राफी खत्म होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, लेकिन वहां पर जलधारा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जलधारा हम आपको यहीं पर पढ़ाने जा रहे हैं। तो हेडिंग मारिएगा जलधारा, जलधारा, जलधारा। जलधारा, जलधारा, वाटर करेंट, वाटर करेंट। चलिए देखिए वाटर करेंट क्या होता है। हाँ देखिए, अगर आप अब समझिए, इधर उधर मत कीजिए। अगर आप पृथ्वी की बात करेंगे तो आप सब लोग जानते हैं, इस बात से आप निश्चित तौर पर अवगत होंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के 71% भूभाग पर 71% भूभाग पर क्या है? जल। और 29% भूभाग पर स्थल। 29% भूभाग पर क्या है? स्थल। स्थल। आप जो ये मानचित्र देख रहे हैं, इसमें जितना भी ब्लू दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो सब जल है। समझ गए? यहां पर ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, ये सब जो है आपको जलीय भाग है। क्या है? जलीय भाग। जलीय भाग है। अब आप इस बात से अवगत हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके बाद जब आप इससे ऊपर जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध होता है। 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस प्रकार से 90 डिग्री तक होता है। और जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है, उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। आए हाँ या ना? हाँ, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव कहते हैं।
इसके बाद उसी प्रकार से जब आप नीचे आते हैं तो क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध ना, दक्षिणी गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध में आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस प्रकार से 90 डिग्री तक आते हैं तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव होता है। क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। देखिए जो पृथ्वी है, अगर बात आप पृथ्वी की करेंगे तो पृथ्वी को जो उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है, पृथ्वी को उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से होता है। सूर्य से, किससे होता है? सूर्य, सूर्य। पृथ्वी एक ग्रह है और सभी ग्रह को उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से ही होता है। और पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी को भी उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति जो होती है किससे होती है? सूर्य से। किससे होती है? सूर्य से, सूर्य से होती है। तो अब आप जो पृथ्वी देख रहे हैं इसको उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है सूर्य से। SUN, सन, सन का मतलब सूर्य, सूर्य से होता है। सूर्य से इसको उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य के प्रकाश विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, जिस वजह से यहां गर्मी अधिक होता है। और जब यहां गर्मी अधिक होगा तो आप स्वयं इस बात को सोचिए कि सूर्य की किरणें अगर विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेगी तो इसके आसपास का जो जल है वह क्या होगा? क्या होगा? गर्म होगा ना? हां या ना? गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होगा। दूसरी बात, सूर्य की किरणें ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, सूर्य की किरणें ध्रुवीय क्षेत्र में तिरछी पड़ती है। कैसी पड़ती है? तिरछी। जैसे आप समझिए सूर्य पृथ्वी पर दोपहर के टाइम में सीधी चमकती है, उस समय आप एहसास कीजिए क्या होता है? हाय, दोपहर के टाइम में समझिए ना जी क्या होता है? गर्मी नहीं होता है। और सूर्य सुबह और शाम के टाइम में तिरछी चमकती है, तिरछी। तो सुबह और शाम के टाइम में थोड़ा सोचिए क्या होता है? ठंडा होता है। दोपहर के तुलना में ठंडा होता है ना जी, दोपहर की तुलना में ठंडा होता है। तो सूर्य की किरणें दोपहर के टाइम में अगर आपको सूर्य देखना है तो सीधा ऐसे देखना पड़ेगा। अगर आपको शाम या सुबह देखना है तो ऐसे तिरछा होकर के देखना होगा, सीधा तो आप नहीं देखिएगा, समझिए, तिरछा होकर के देखना होगा। तो जैसे दोपहर के टाइम में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है तो दोपहर के टाइम में पृथ्वी पर गर्मी, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो विषुवत रेखा के आसपास का जल क्या होगा? गर्म। और ध्रुवीय क्षेत्र में तिरछी पड़ती है तो यहां पर क्या होता है? ठंडा। क्या होता है? ठंडा। और यहां पर ठंडा होता है, ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडा होता है, तो ध्रुवीय क्षेत्र का जो जल होगा, जल होगा, वो गर्म होगा या ठंडा? हाय, ठंडा। तो ध्रुवीय क्षेत्र का जो जल होता है वह कैसन होता है? ठंडा, ठंडा होता है। समझ गए? ठंडा होता है, ठंडा होता है ध्रुवीय क्षेत्र का जल, ध्रुवीय क्षेत्र का जल ठंडा होता है। अब देखिए, जैसे पवन, पवन की अगर हम बात करें तो क्या पवन अस्थाई होता है? क्या पवन सिर्फ इस क्लासरूम में चलेगा? इससे बाहर नहीं चल सकता। पवन तो हर जगह ना चल सकता है, हां या ना? तो उसी प्रकार से अगर आप जल की बात करेंगे तो जो जल होता है वह भी स्थिर नहीं रहता है, जल भी स्थिर नहीं रहता है। जल जो है विषुवत रेखीय क्षेत्र से जल कभी ध्रुव की ओर चलेगा, कभी ध्रुवीय क्षेत्र से जल ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलेगा। जैसे कभी पूर्वा बहता है, कभी पछिया बहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाय, पूर्वा पछिया समझते हैं ना जी? कभी पवन पूरब दिशा में बहती है
और वही कभी पश्चिम दिशा में बहने लगती है। ये सब चीज सुने हैं कि जीवन में नहीं सुने? सुने हैं। तो उसी प्रकार से जो है जल कभी ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर बहती है और कभी विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर बहती है। आप स्वयं थोड़ा सोचिए, जो पवन विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी, जो पवन विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी। विषुवत रेखीय क्षेत्र में कैसी पवन? गौड़। तो जब विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुव की ओर जाएगी तो ये इस जल की प्रकृति क्या होगी? गौड़। अर्थात यह गर्म जलधारा। कैसी जलधारा? तो गर्म जलधारा का एक परिभाषा यह होता है, या गर्म जलधारा के विषय में, कौन जलधारा गर्म है या ठंडी है, उसको लेकर के एक बात आपको यह याद रखना होता है कि वैसी पवनें जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाती है, वैसी पवनें जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाती है, उसकी प्रकृति होती है गर्म, और उस पवन को कहते हैं गर्म जलधारा। गर्म। वही दूसरी बात, वैसी पवन जो ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर आती है, जो ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर आती है, ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर आती है, तो ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडी पवन, ठंडी जल होती है, तो ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर चलेगी तो स्वाभाविक सी बात है ये ठंडी जलधारा होगी। हां या ना? एकदम ठंडी जलधारा होगी। तो क्या थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है कि क्या आप कंसंट्रेट होकर के इस बात को सुनिएगा और हां या ना में जवाब दीजिएगा। क्या हम यह बात कह सकते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुव की ओर चलने वाली पवन को गर्म जलधारा और ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली जलधारा को ठंडी जल? हां या ना? है? कह सकते हैं ना जी? और एगो बात बताइए, विषुवत रेखा से ऊपर जाइएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाए 90 डिग्री तक जाएगा। तो ये जो विषुवत रेखा के आसपास का अक्षांश है, ये निम्न अक्षांश कहलाता है, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री 10 डिग्री होता है, और ध्रुवीय क्षेत्र में 85 डिग्री 90 डिग्री होता है। तो विषुवत रेखा के आसपास का जो अक्षांश होता है उसको निम्न अक्षांश, और ध्रुवीय क्षेत्र का जो अक्षांश होता है उसको उच्च अक्षांश। तो क्या गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा को लेकर हम ये बात कह सकते हैं कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलने वाली जलधारा गर्म जलधारा, और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलने वाली जलधारा ठंडी जलधारा? आए? बात समझ में आ रहा है? दिमाग में जा रहा है ना जी? हाँ, तो ये बात है, इसको आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। अब इसके अलावे, अब जैसे पवन की ही हम बात करें तो पवन क्यों चलती है? वायुदाब में अंतर होने के कारण हर जगह एक जैसा वायुदाब नहीं होता है। काहे कि हर जगह एक जैसा मौसम होता है। जी। कहीं पर गर्मी होता है, कहीं पर ठंडा होता है। यहां पर विषुवत रेखीय क्षेत्र में गर्मी है, ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडा है। और आप जैसा सोचते हैं कि जैसे भारत में हम लोग चारों मौसम का मजा ले लेते हैं, आप कहिएगा कि आप ब्रिटेन में जाकर, यूरोप में जाकर चारों मौसम का मजा ले पाइएगा? कभी नहीं ले पाइएगा। हमेशा यूरोप में ठंडे रहता है, यूरोप में हमेशा ठंडा रहता है।
और विशेष तौर पर यूरोप का जो उत्तरी हिस्सा है, यूरोप का जो उत्तरी हिस्सा है, वहां पर हमेशा सालों भर ठंडा रहता है, सालों भर ठंडा रहता है। उन लोगों को यह भी नहीं पता गर्मी मौसम भी होता है, नहीं पता है ये सब। वो सब जब भारत आता है ना, तब उसको पता चलता है, अरे बाप रे, गर्मियों मौसम होता है। और जानते हैं, जो यूरोपीय लोग आते हैं, विशेष तौर पर उत्तरी क्षेत्र के, जैसे ब्रिटेन, आयरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इस सब देश का जो लोग आता है, ठंडों के मौसम में भारत में ठंडा का मौसम है, इस सब का आगमन होगा, तू हाफ पैंट गंजी पहन करके टहलते रहेगा बनारस स्टेशन पर, समझ गए। आप जहां पर जैकेट पहने रहिएगा, वहां पर वो हाफ पैंट गंजी पहन के टहल रहा है, बैग पीठ पर लेकर के। उन लोगों के लिए भारत के ठंडा का कोई महत्व नहीं, भारत के ठंडा का असर ही नहीं पड़ता है उस पर। वो इतना ज्यादा ठंडा में पहले ही से रहा हुआ होता है कि उसको भारत के ठंडा का कोई असर नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है। तो जैसे पवन के चलने का कारण है वायुदाब में अंतर का होना, वायुदाब में अंतर का होना। और पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलते, हां या ना। तो वैसे ही जो वाटर करंट है, जो जलधारा है, जलधारा के चलने के पीछे भी कारण है, जलधारा के चलने के पीछे भी कारण है। और जलधारा के चलने के पीछे कई कारण हैं। एक नंबर में पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, इस वजह से जलधारा चलती है। 2 नंबर में कॉरियोलिस बल का प्रभाव। 3 नंबर में लवणता में अंतर। 4 नंबर में तापमान में अंतर, तापमान में अंतर। देखिए होता क्या है, पृथ्वी देखिए, अगर आप पृथ्वी की बात करेंगे, भले आप हैं, आपको महसूस नहीं होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए दिन और रात होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती ना, तो दिन होता तो दिने होता हमेशा, और रात होता तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन और रात होता है। तो जलधारा के चलने के ये सब कारण है, पृथ्वी का घूर्णन, कॉरियोलिस बल, लवणता में अंतर, तापमान में अंतर, लवणता में अंतर, तापमान में अंतर, ये सब वजह से ही जो है जलधारा चलती है, ये सब वजह से ही जो है आपको जलधारा चलती है। अब देखिएगा, ऐसे तो 5 महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर। लेकिन मुख्य तौर पर जो जलधारा चलती है वह आपको प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो आपसे पूछा जाता है, जलधारा से प्रश्न कैसे पूछा जाता है जानते हैं? जलधारा से प्रश्न पूछने का जो प्रकृति है, निम्न में से कौन गर्म जलधारा है, निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है, निम्न में से कौन हिंद महासागर की जलधारा है, निम्न में से कौन प्रशांत महासागर की जलधारा है, निम्न में से कौन अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो जलधारा से संबंधित 2 प्रकार से बात याद रखना है। एक बात तो यह याद रखना है कि किस जलधारा की प्रकृति क्या है, यानी कौन गर्म है, कौन ठंडी है, और दूसरा कौन प्रशांत महासागर की है और कौन अटलांटिक महासागर की है और कौन हिंद महासागर की है। बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? इतना पहले अब चीजों को लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए, लिखिएगा, सागर महासागरीय जल
सागर महासागरीय जल, सागर महासागरीय जल जब, सागर महासागरीय जल जब एक निश्चित स्थान से, एक निश्चित स्थान से एक निश्चित स्थान से एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित स्थान से एक निश्चित दिशा में बहती है, बहती है, बहती है, तो उस बहती हुई, उस बहती हुई जल को ही उस बहती हुई जल को ही जलधारा, उस बहती हुई जल को ही जलधारा, उस बहती हुई जल को ही जलधारा कहते हैं, जलधारा कहते हैं। फुल स्टॉप। नीचे से लिखिएगा, प्रकृति के आधार पर, नीचे से लिखिएगा, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर जलधारा दो प्रकार का होता है। प्रकृति के आधार पर जलधारा दो प्रकार का होता है। प्रकृति के आधार पर जलधारा दो प्रकार का होता है। प्रकृति के आधार पर जलधारा दो प्रकार का होता है। एक में गर्म जलधारा, दो में ठंडी जलधारा। एक में गर्म जलधारा, दो में ठंडी जलधारा। एक में गर्म जलधारा, दो नंबर में ठंडी जलधारा। एक में गर्म जलधारा, दो नंबर में ठंडी जलधारा। लिखिएगा, गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, गर्म जलधारा। विषुवतरेखीय क्षेत्र से, विषुवतरेखीय क्षेत्र से, विषुवतरेखीय क्षेत्र से, विषुवतरेखीय क्षेत्र से ध्रुव की ओर, विषुवतरेखीय क्षेत्र से ध्रुव की ओर, विषुवतरेखीय क्षेत्र से ध्रुव की ओर या विषुवतरेखीय क्षेत्र से ध्रुव की ओर या निम्न अक्षांश से, या निम्न अक्षांश से, या निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, या निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, उच्च अक्षांश की ओर, उच्च अक्षांश की ओर चलने वाली, चलने वाली जलधारा को गर्म जलधारा कहते हैं। अच्छा, एगो बात बताइए, कॉमन सेंस वाला बात है, इतना लिख लिए। एगो बात बताइए, अगर गर्म पानी है उसको अन्य पानी में मिलाइएगा तो वो अन्य पानी को गर्म करेगा या ठंडा? हाँ, गर्मे न करेगा, गर्म करेगा, गर्म करेगा। और ठंडा पानी है, वो जब आगे बढ़ेगी तो वो अपने मार्ग में आने वाली पानी को क्या करेगा? ठंडा। तो गर्म जलधारा अपने मार्ग में आने वाले जल को गर्म बना देती है। गर्म जलधारा अपने मार्ग में आने वाले जल को कैसा बना देती है? गर्म।
और ठंडी जलधारा अपने मार्ग में आने वाले जल को ठंडा बना देती है। ठीक है, तो उसी में लिखिएगा, जहां पे लिख रहे तो उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। गर्म जलधारा अपने मार्ग में आने वाली जल को गर्म कर देती है। गर्म जलधारा अपने मार्ग में आने वाली जल को गर्म कर देती है। गर्म कर देती है। अब हेडिंग मारिए ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा लिखिए। ठंडी जलधारा ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर या उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। यह जलधारा अपने मार्ग में आने वाली जल को ठंडा कर देती है। लिखिएगा आगे। जलधारा के उत्पत्ति के आगे एरो मार के या स्टार मार के, एरो मार के या स्टार मार के आगे लिखिएगा। कुछ नहीं, जलधारा बोल दिए थे, कुछ नहीं, छोड़िए, एरो मार के लिखिए। पृथ्वी के घूर्णन कोमा और जानते हैं पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही एक आभासी बल की उत्पत्ति होती है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो आभासी बल की उत्पत्ति होती है उसी को कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल कोई अलग बल नहीं है, बल्कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो एक आभासी बल की उत्पत्ति होती है वही कोरियोलिस बल है। ठीक है, तो कोमा पृथ्वी के घूर्णन कोमा कोरियोलिस बल ना लिखेंगे। अच्छा, लिख देते हैं। बल का अध्ययन, कोरियोलिस जो है ना विद्वान का नाम है। कोरियोलिस विद्वान का नाम है। कोरियोलिस जो है ना, अरे सुनिए ना महाराज, पूरा लिखबो नहीं के, इसलिए नहीं लिखे हैं कि आप लोग लिखे ना, तैयो आप लोग लिखने लगे। कोरियोलिस विद्वान का नाम है, समझे। कोरियोलिस ही पहली बार इस बात का अध्ययन किया था
कि पृथ्वी के घूर्णन से एक आभासी बल की उत्पत्ति होती है, जिस वजह से उस बल को नाम ही दे दिया गया कोरियोलिस बल। समझ गए? तो ये बात है। तो कोरियोलिस, कोरियोलिस, पृथ्वी के घूर्णन कोमा कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, उसके बाद कोमा तापमान में अंतर, तापमान में अंतर, कोमा तापमान में अंतर मतलब क्या? जल के तापमान में अंतर। यहां पर जल नहीं लिखे हैं तो जल समझिएगा ना, जल के तापमान में अंतर, कोमा लवणता में अंतर मतलब जल के लवणता में अंतर, तापमान में अंतर, कोमा लवणता में अंतर, इत्यादि के कारण, इत्यादि के कारण, इत्यादि के कारण इत्यादि के कारण जलधारा की उत्पत्ति होती है। इत्यादि के कारण जलधारा की उत्पत्ति होती है। अब हम क्या चाहते हैं जानते हैं? हम यह चाहते हैं कि आप जो है ना एगो मानचित्र बनाइए, ठीक है? हम यही चाहते हैं, तो हम भी बनाते हैं, देखते हुए बना लीजिए। अरे कुछ होना है मानचित्र में, देखिए मानचित्र रहेगा ना, और जितना भी स्केच करवाते हैं आपको, करते हैं कि नहीं करते? सबको अपनी अपनी माँ का कसम है, जो स्केच करने बोले वो कीजिए, ठीक है? हाँ, और उसको कॉपी में साट लीजिए। उसको क्या कर लीजिए? बोलिए नो, कॉपी में, हाँ, फिगर होना जरूरी है, ठीक है? आगे आइएगा। पृथ्वी है ना? विषुवत रेखा है, उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है? अब देखिए, हाँ, जैसे बना रहे वैसे बनाइए महाराज। इसमें भी पूछ रहे हैं कैसे बनाएंगे? हे भगवान, बुद्धि दे दे ये सबको। सब चीज दर्शा दिए। बात कुछ समझ में आया? हाँ, छापिए। ये होगा कि दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, ठीक है?
क्या हुआ? काहे हंस रहे हैं? हंसिए नहीं। आज कोई परीक्षा हुआ है बीपीएससी असिस्टेंट का ना, बहुत विद्यार्थी उसका क्वेश्चन भेज रहा है। अच्छा, रात में देखेंगे। छापे हो? छाप लिए? कहाँ? हाँ जी, हाँ जी। छाप लिए, आगे बढ़े अब। चलिए। है महाराजा जी। जानते हैं, एगो आप ही के बैच के लड़की का बहुत सीरियस तबीयत खराब हो गया था। इसी बैच के एक लड़की का। अरे जो लड़की लिपस्टिक बहुत ज्यादा लगा के आती थी। अरे हल्ला मत कीजिए, आप लोग तो हमेशा हल्ले करते हैं। हाँ, उसको क्या हुआ था पता है? हम उसको देखते थे, हमको लगता था इसको जॉन्डिस है। ठीक है, उसका शरीर पीला पीला नजर आता था। उसको जो है, जहां तक उसका भाई भी या उसका कोई संबंधी पढ़ता है यहाँ पे, 10 से 12 एसआई दरोगा टारगेट बैच में पढ़ता है। और वो लड़की जो है 3 से 5 एसआई बैच और 7 से 9 फाउंडेशन बैच में पढ़ती थी। उसका क्या नाम है? नाम हमको नहीं पता। हाँ, जो भी नाम है। तो उसको सबसे पहले क्या हुआ जानते हैं? जॉन्डिस हुआ। और जॉन्डिस होने के बाद जो है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा। और उसके बाद जो है बहुत सीरियस हो गई थी। और जो है उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, आईसीयू में भर्ती हो गई थी, इतना ज़्यादा सीरियस हो गई थी। तो उसको ब्लड का जरूरत था। तो सुबह में 8 से 10 बैच का एक लड़का अंदाज ब्लड दिया है। उसका ब्लड ग्रुप था AB निगेटिव था। AB निगेटिव या AB पॉजिटिव, AB निगेटिव था। तो ब्लड का जरूरत था, तो उसका ब्लड जो है संस्थान उपलब्ध करवाया था। एक बच्चा ही दिया है, एक और किसी के जरिए हुआ है, समझ गए। तो अभी पता नहीं कैसी है, अभी उसका कुछ आया हुआ था मैसेज, हम पढ़े नहीं है। लेकिन उसका भाई जो है मैसेज किया कि ठीक ठाक है, समझे। तो अभी जो है जॉन्डिस होने की संभावना है। जैसे अभी आप मुर्गा उर्गा मत खाइए, पानी उनी थोड़ा ज्यादा पीजिए, ग्लूकोज उजको पीजिए, ग्लूकोज पीजिए। अभी अभी जॉन्डिस होने का ज्यादा चांस है। ग्लूकोज जरूर पीजिए आप दोपहर में, कम से कम एक दिन में कम से कम एक बार 1 गिलास, अगर जॉन्डिस से बचना है तो। ठीक है, अब तो छाप ही लिए होंगे। अब समझिए, अब हेडिंग मारिए हिंद महासागर की जलधारा। हिंद महासागर की जलधारा। हिंद महासागर की जलधारा। हिंद महासागर की जलधारा। जलधारा। हिंद महासागर की जलधारा। देखिए, आइएगा, ये आपको इंडियन ओशियन है। हिंद महासागर है, ये इंडियन ओशियन है, ये हिंद महासागर है। अब अगर आप हिंद महासागर की बात करेंगे तो हिंद महासागर से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। देखिए, ये विषुवत रेखा है और देखिए हिंद महासागर से होकर गुजरती है। हिंद महासागर से होकर गुजरती है। हिंद महासागर का लोकेशन तो आप समझ ही गए होंगे, ये वाला इलाका हिंद महासागर है। और हिंद महासागर से होकर विषुवत रेखा गुजरती है।
हिंद महासागर से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। अब हिंद महासागर से होकर जो विषुवत रेखा गुजरती है, इस विषुवत रेखा के आसपास उत्तरी गोलार्ध में एक धारा चलती है, उसे उत्तरी विषुवतीय धारा कहते हैं। उसे उत्तरी विषुवतीय धारा कहते हैं। उत्तरी विषुवतीय धारा कहते हैं। और विषुवत रेखा के आसपास चलती है तो गर्म ही होगी। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। विषुवत रेखा के आसपास चल रही है तो उसकी प्रकृति गर्म ही होगी, और ध्रुव के आसपास चल रही है तो उसकी प्रकृति ठंडी ही होगी, ठंडी ही होगी। तो विषुवत रेखा के आसपास चल रही है उत्तरी विषुवतीय धारा, तो इसकी प्रकृति क्या होगी? गर्म। क्या होगी? गर्म। और जैसे उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी विषुवतीय धारा चलती है, उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर के निकट, हिंद महासागर में दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के निकट एक धारा चलती है, उसे कहते हैं दक्षिणी विषुवतीय धारा। क्या कहते हैं? दक्षिणी विषुवतीय धारा। ये आपको दक्षिणी विषुवतीय धारा है। क्या है? दक्षिणी विषुवतीय धारा। तो जो ये दक्षिणी विषुवतीय धारा है, अगर दक्षिणी विषुवतीय धारा की बात करें तो इसकी भी प्रकृति जो है गर्म ही है। इसकी भी प्रकृति, तो उत्तरी विषुवतीय धारा हो या दक्षिणी विषुवतीय धारा हो, दोनों विषुवत रेखा के आसपास चलती है, और इन दोनों की प्रकृति कैसी है? गर्म। गर्म। और देखिए, जैसे हिंद महासागर से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, यह पूरा अटलांटिक महासागर है, ऊपर से लेकर नीचे तक। अटलांटिक महासागर से होकर भी विषुवत रेखा गुजरती है, और यह प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर से होकर भी विषुवत रेखा गुजरती है। यानी जो विषुवत रेखा है वह हिंद महासागर ही नहीं, बल्कि हिंद महासागर के साथ साथ अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर के साथ साथ प्रशांत महासागर से भी गुजरती है। जैसे हिंद महासागर में विषुवत रेखा के आसपास उत्तरी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा बहती है, उसी प्रकार से अटलांटिक महासागर में भी उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा। प्रशांत महासागर में भी उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा। तो जो उत्तरी विषुवतीय धारा है और जो दक्षिणी विषुवतीय धारा है, हिंद महासागर में भी, प्रशांत महासागर में भी, अटलांटिक महासागर में भी चलती है, और इसकी प्रकृति गर्म है, और हर महासागर में इसकी प्रकृति गर्म ही है। तो ये धारा सभी महासागर में चलती है। इसीलिए ये धारा कौन महासागर की है, यह बात आपसे नहीं पूछा जाता है। यह बात आपसे नहीं पूछा जाता है, और आपको यह बात याद रखना भी नहीं है। लेकिन इस धारा के विषय में पूछा क्या जाता है, तो इस धारा के विषय में जो है इसका डायरेक्शन पूछा जाता है कि उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा किधर से किधर चलती है। तो आप डायरेक्शन जानते हैं, उत्तर है, दक्षिण है, इधर पूरब है, इधर पूरब है ना जी, और इधर पश्चिम है ना जी, पश्चिम है ना जी। तो जो उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा है, यह धारा सभी महासागर में पूरब से पश्चिम की ओर ही चलती है। यह धारा सभी महासागर में या तीनों महासागर में पूरब से पश्चिम ही चलती है, पूरब से पश्चिम ही चलती है। तो इस धारा, ये दोनों धारा का डायरेक्शन याद रखिएगा, परीक्षा में डायरेक्शन ही पूछा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आगे समझिएगा आप, जो दक्षिणी विषुवतीय धारा है, दक्षिणी विषुवतीय धारा आगे आकर के इस दिशा में बहने लगती है। और ये जो द्वीप है ना, ये मेडागास्कर द्वीप है। कौन द्वीप है? मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप। और आगे आकर के ये दक्षिणी विषुवतीय धारा मेडागास्कर द्वीप से टकराती है, मेडागास्कर द्वीप से टकराती है, और दक्षिणी विषुवतीय धारा की
दक्षिणी विषुवतीय धारा मेडागास्कर द्वीप से टकराती है और ये दो भागों में विभक्त हो जाती है, दो भागों में बट जाती है। एक धारा मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी भाग में बहने लगती है, मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी भाग में बहने लगती है, और जो धारा मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी भाग में बहती है इसको मेडागास्कर की धारा कहते हैं, मेडागास्कर की धारा कहते हैं। और एक धारा मेडागास्कर के पश्चिमी भाग में मोजाम्बिक, यहां पर अफ्रीका महादेश का एक देश है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के तट से सटकर एक धारा बहने लगती है, और मोजाम्बिक के तट से सटकर जो धारा बहने लगती है इसको मोजाम्बिक की धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? मोजाम्बिक की धारा। क्या कहते हैं? मोजाम्बिक की धारा। तो दक्षिणी विषुवतीय धारा ही मेडागास्कर द्वीप से टकराने के बाद दो भागों में बट जाती है। एक मेडागास्कर के पूर्वी भाग में बहती है जिसे मेडागास्कर की धारा, और एक मेडागास्कर के पश्चिमी भाग में मोजाम्बिक के तट के समानांतर बहती है जिसको कहते हैं मोजाम्बिक की धारा। क्या कहते हैं? मोजाम्बिक की धारा, मोजाम्बिक की धारा। और फिर आगे मेडागास्कर द्वीप जब यहां समाप्त हो जाता है तो यहां पर मेडागास्कर की धारा और मोजाम्बिक की धारा दोनों आपस में मिल जाती है, दोनों आपस में मिल जाती है। और जब मेडागास्कर और मोजाम्बिक की धारा दोनों आपस में मिल जाती है तो इन दोनों धाराओं को संयुक्त रूप से कहा जाता है अगुलहास की धारा। क्या कहा जाता है? अगुलहास की धारा, अगुलहास की धारा, अगुलहास की धारा, अगुलहास की धारा कहा जाता है। और आप जानते हैं दक्षिणी विषुवतीय धारा गर्म धारा है, और गर्म धारा जब अपने मार्ग में बहती है तो अपने मार्ग में आने वाले जल को भी गर्म कर देती है। मतलब जब ये दक्षिणी विषुवतीय जलधारा गर्म है तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक ये भी गर्म है और अगुलहास भी गर्म है, अगुलहास भी गर्म। जब दो गर्म पानी मिलाइएगा तो पानी गर्म ही ना होगा और पानी ठंडा थोड़े हो जाएगा। तो ये सभी अगर हम देखें तो ये सभी हिंद महासागर की प्रमुख गर्म जलधारा है। ऐसे तो और भी कई सारी जलधाराएं हिंद महासागर में चलती है, लेकिन ये जो मेडागास्कर, मोजाम्बिक, अगुलहास ये सब है, ये सब हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा? गर्म। क्लियर? तो नीचे से लिखिए, हेडिंग मार लिया हिंद महासागर की जलधारा, डैश देकर लिखिए। डैश देकर लिखिए। हिंद महासागर में हिंद महासागर में हिंद महासागर में विषुवत रेखा के समीप विषुवत रेखा के समीप चलने वाली विषुवत रेखा के समीप चलने वाली गर्म जलधारा, विषुवत रेखा के समीप चलने वाली गर्म जलधारा दक्षिणी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई आगे बढ़ती है मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप के उत्तरी भाग में, मेडागास्कर द्वीप का उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है। मेडागास्कर द्वीप के उत्तरी भाग में, मेडागास्कर द्वीप के उत्तरी भाग में दो भागों में विभक्त हो जाती है। मेडागास्कर द्वीप के उत्तरी भाग में मेडागास्कर द्वीप के उत्तरी भाग में दो भागों में विभक्त हो जाती है।
जिसमें एक धारा 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 मेडागास्कर के पूर्वी भाग में बहती है, जिसमें एक धारा मेडागास्कर के पूरब में बहती है, मेडागास्कर के पूरब में बहती है, जिसे मेडागास्कर की धारा कहा जाता है, जिसे मेडागास्कर की धारा कहा जाता है, तथा एक धारा मेडागास्कर के पश्चिमी भाग में बहती है, मेडागास्कर के पश्चिमी भाग में बहती है, जिसे मोजाम्बिक की धारा कहते हैं, 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 जिसे मोजाम्बिक की धारा कहते हैं। फुल स्टॉप। आगे चलकर आगे चलकर आगे चलकर आगे चलकर मेडागास्कर के दक्षिणी भाग में आगे चलकर मेडागास्कर के दक्षिणी भाग में आगे चलकर मेडागास्कर के दक्षिणी भाग में आगे चलकर मेडागास्कर की दक्षिणी भाग में मेडागास्कर की धारा और मेडागास्कर की धारा और मेडागास्कर की धारा और मेडागास्कर की धारा और मोजाम्बिक मेडागास्कर की धारा और मोजाम्बिक मेडागास्कर की धारा और मोजाम्बिक मोजाम्बिक की धारा मेडागास्कर की धारा और मोजाम्बिक की धारा आपस में मिल जाती है 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 जिससे 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 एक नई धारा जिससे एक नई धारा बनती है जिससे एक नई धारा बनती है जिसे अगुलहास की धारा कहा जाता है जिसे अगुलहास की धारा कहा जाता है जिसे अगुलहास की धारा कहा जाता है अगुलहास की धारा कहा जाता है फुल स्टॉप। उपर्युक्त लिखित सभी धाराएं उपर्युक्त लिखित सभी धाराएं उपर्युक्त लिखित सभी धाराएं गर्म प्रकृति की होती है उपर्युक्त लिखित सभी धाराएं गर्म प्रकृति की होती है। नहीं लिख पाए जी, हे भगवान। उपर्युक्त लिखित सभी धाराएं गर्म प्रकृति की होती है फुल स्टॉप। और सब पढ़िए। होमवर्क क्या दिए थे जी? किताब है, दीजिए तो होमवर्क आगे बढ़ाते हैं। होमवर्क क्या दिए थे? दिवस दिवस याद किए? पेज नंबर बोलिए तो। 162। चलिए इसके बाद आगे सुनिएगा आप लोग। आगे सुनिएगा, आ जाइएगा पेज नंबर 140। होमवर्क आगे बढ़ा रहे हैं, दिवस वाला ही है। क्वेश्चन बैंक जो है उसमें पेज नंबर 140 पे आइए।
इसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर तक है, लेकिन आपको जो है याद क्या करना है जानते हैं? 1 जनवरी से लेकर मार्च तक, 1 जनवरी से लेकर के मार्च तक, नहीं तो आगे छुट्टी ना है जी। अब हम तो मंगलवार को ना मिलेंगे, बहुत लंबा छुट्टी है। यानी कल तो क्लास है ही है आपका, मेरा क्लास बहुत लंबा है, पूरा दिवस याद कर जाइएगा। 1 जनवरी से लेकर के पूरा दिसंबर। पेज नंबर 140 में जितना है उतना पूरा, पेज नंबर 140 में जितना है उतना पूरा। होमवर्क सुन रहे हैं? क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर कितना? 100, जितना है उतना पूरा। ठीक है, पढ़िए पढ़िए, अभी जितना लिखा है पढ़िए, जल्दी जितना लिखा है पढ़िए, अकबकाइए नहीं ज्यादा, पढ़िए है बट पढ़िए है लड़का है, पढ़िए, हाँ पढ़िए, जल्दी 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 पढ़िए। इससे आगे हम मिलेंगे अगले क्लास में, आप लोग पढ़ लीजिएगा तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का। पढ़िए महाराज, देखिए देखिए एकदम अकबकाते रहते हैं।